हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट हैकिंग और स्वागत है आप सभी का। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 2। दोस्तों इस क्लास के अंदर हम कुछ ज़रूरी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि साइबर क्राइम क्या होता है और साइबर क्राइम की हमें क्या ज़रूरत है। इसके साथ साथ हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े साइबर क्राइम्स और क्रिमिनल्स के बारे में जिन्होंने उन क्राइम्स को अंजाम दिया। हम ये भी जानेंगे कि साइबर लॉ की ज़रूरत क्या है, वेबसाइट्स और इंटरनेट का इस्तेमाल एक सेफ़ तरीके से कैसे करें और कैसे हम हैकर्स और साइबर क्रिमिनल से बच सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ों से। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कि साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम, साइबर क्रिमिनल्स आपने बहुत बार सुना होगा। तो दोस्तों साइबर क्राइम्स, जैसे ही बात साइबर क्राइम्स की आती है तो इसका एक ऐसा अपराध होता है जो कि मेनली कंप्यूटर्स के ज़रिए किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उसमें कंप्यूटर्स का इस्तेमाल एक टूल की तरह या फिर टारगेट की तरह या फिर दोनों तरह से किया जाता है। टूल या टारगेट यानी कि कंप्यूटर सिस्टम्स के ज़रिए किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाना, उसे मैसेजिंग करना जिससे कि उसे नुकसान हो, ये सब साइबर क्राइम्स होते हैं। साइबर क्राइम के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं, जैसे कि किसी के भी कंप्यूटर को उसकी बिना मर्जी के चलाना, यानी कि हम ऐसे समझ लेते हैं जैसे किसी की कंप्यूटर के आपको आईडी और पासवर्ड्स पता है और आप उसकी बिना मर्जी के उसके कंप्यूटर को चला के ज़रूरी डेटा को एक्सेस करते हैं, ये एक साइबर क्राइम है। वायरस और वॉर्म्स अटैक करना, दोस्तों वायरस और वॉर्म्स फैलाना, किसी के भी कंप्यूटर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को अंजाम देना जिससे कि उस कंप्यूटर को नुकसान हो या ज़रूरी डेटा क्रैश हो जाए, ये भी एक साइबर क्राइम है। हैकिंग, लास्ट की क्लास में हम आपको हैकिंग के बारे में बता चुके हैं, तो हैकिंग भी एक तरह का साइबर क्राइम ही होता है। ट्रोजन अटैक्स, दोस्तों ट्रोजन्स कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें अटैकर्स या फिर हैकर्स किसी के भी कंप्यूटर में या टारगेट कंप्यूटर में भेजते हैं ताकि उस कंप्यूटर पे अपना कंट्रोल बना सकें। और दोस्तों ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि अगर ट्रोजन अटैक आपके कंप्यूटर पे हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि आपके कंप्यूटर की एक एक फ़ाइल को हैकर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक कि डेस्कटॉप पे पड़ी हुई इमेज फाइल, आपके कंप्यूटर में कितने सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं, आपके कंप्यूटर की डीवीडी ड्राइव, ईमेल, वेबकैम एटसेट्रा, इतना ज़्यादा कुछ होता है कि मैं अभी इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये भी एक तरह का साइबर क्राइम होता है। ईमेल ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, दोस्तों ईमेल्स के जरिए भी जो धमकी दी जाती है या फिर किसी को गलत मैसेजिंग किया जाता है या ईमेल्स के ज़रिए किसी के अकाउंट को क्रैश किया जाता है या फिर ज़रूरी सूचना को चुराया जाता है, ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम्स होती हैं। इन सब के साथ साथ अगर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम्स को डैमेज किया जाता है फिज़िकल वे में, तो वो भी एक तरह का साइबर क्राइम ही है। तो इससे आगे अब हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े साइबर क्रिमिनल्स और साइबर क्राइम्स के बारे में। दोस्तों जानते हैं फर्स्ट जोनाथन जेम्स। तो जोनाथन जेम्स मेनली अमेरिका से हैं। जोनाथन जेम्स का जन्म 12 दिसंबर 1983 को हुआ, लेकिन इनके कारनामे बहुत बड़े हैं। तो इन्होंने जब सबसे पहले अपनी हैकिंग की थी उस टाइम पे इनकी एज 15 साल थी, और जब इन्हें सबसे पहले पकड़ा गया उस टाइम इनकी एज मात्र 16 साल थी। दोस्तों इन्होंने कोई छोटा मोटा कारनामा नहीं किया है। इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इन्होंने नासा सिस्टम्स को हैक कर लिया और बहुत ज़रूरी सूचनाओं और सॉफ्टवेयर्स को इन्होंने चुरा लिया था, जिससे नासा को अपने सिस्टम्स को लगभग 3 हफ्ते बंद रखना पड़ा। इससे नासा को लगभग $41,000 का नुकसान हुआ। और इन्होंने जो सॉफ्टवेयर्स चुराए थे वो मामूली सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, इनकी अगर हम कॉस्ट देखें तो लगभग 1.7 मिलियन डॉलर थी। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने कोई छोटे मोटे क्राइम्स नहीं किए हैं। नासा जैसे सिस्टम्स को हैक करना एक बड़ी बात होती है। दूसरे हैं
केविन पॉल्सन। इन्हें डार्क दैंते के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, केविन पॉल्सन का पूरा नाम केविन ली पॉल्सन है। इनका जन्म 30 नवंबर 1965 को हुआ, जो कि मेनली अमेरिका से हैं, और इन्हें ब्लैक हैट हैकर्स भी बोला जाता है। एट प्रेजेंटली ये वायर्स कंपनी के अंदर वर्क करते हैं, लेकिन इनका कारनामा भी कोई छोटा नहीं है। इन्होंने 1 जून 1990 को KIS FM लॉस एंजलिस का एक रेडियो स्टेशन है, उसमें एक प्राइज़ था कि जो भी कॉलर 102वें नंबर पे कॉल करेगा उसे एक पोर्च 944 गाड़ी प्राइज़ के रूप में मिलेगी। तो केविन पॉल्सन ने जितनी भी कॉल्स थी उन सबको जैम कर दिया और अपना नंबर 102वें नंबर पे लगा दिया। बाद में इनके बारे में पता चल गया और इसके लिए इन्हें सज़ा भी हुई। तीसरे नंबर पे हैं एड्रिन लेमो। दोस्तों, एड्रिन लेमो का जन्म 20 फरवरी 1981 को हुआ था और मेनली ये भी एक हैकर ही हैं, लेकिन इनके बारे में सबसे पहले तब पता चला जब इन्होंने बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल कंपनीज जैसे कि याहू, माइक्रोसॉफ्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी कंपनीज़ की सिक्योरिटी को ब्रेक कर दिया और उनकी मर्जी के बिना अनऑथराइज्ड एक्सेस उन कंप्यूटर्स पे बना लिया। बाद में ये पकड़े गए, लेकिन इन्होंने यूएस गवर्नमेंट्स के लिए भी कुछ वर्क किया है जो कि काफ़ी सराहनीय कहा जा सकता है। आगे हैं केविन मिटनिक। दोस्तों, हैकिंग की दुनिया में केविन मिटनिक का नाम बहुत बड़ा है, या फिर बहुत सारे लोग इन्हें फादर ऑफ हैकिंग भी बोलते हैं। केविन डेविड मिटनिक का जन्म 6 अगस्त 1963 को हुआ। अगर प्रैक्टिकल वे से सोचा जाए तो इनकी लगभग जो लाइफ थी जेल में ज़्यादा और बाहर कम बीती है, लेकिन इनके कारनामे भी कुछ कम नहीं थे। तो बहुत सारे लोग इन्हें कॉन्डोर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, केविन मिटनिक ने छोटे मोटे अंजाम्स नहीं, बहुत बड़े बड़े वर्क किए हैं। केविन मिटनिक्स फ़िलहाल एट प्रेजेंटली एक आईटी सिक्योरिटी कंपनी चलाते हैं एंड फ़िलहाल आईटी सिक्योरिटी कंपनी। दोस्तों, इन्होंने नासा और एफबीआई की साइट को भी हैक कर लिया था, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने क्या वर्क किया होगा। अगला नाम है गैरी मेकनेन। दोस्तों, गैरी मेकनिक के बारे में अभी क्लियरली नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन्हें हैकर्स कहते हैं, लेकिन इनका खुद का मानना है कि इन्होंने कोई हैकिंग नहीं की। इनका जन्म 10 फरवरी 1966 को हुआ था। वैसे ये स्कॉटिश से हैं। मेकनिक को 2002 में तब पकड़ा गया जब इन्होंने मिलिट्री की बहुत सारे कंप्यूटर्स को हैक कर लिया था, लगभग 2000 कंप्यूटर्स को, और उनसे जो ज़रूरी डेटा था जैसे कि वेपन्स की जानकारी और कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट फाइल्स को डिलीट कर दिया था, जिससे कि मिलिट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन साइट्स को हैक करने के बाद यूएस मिलिट्री की जो साइट्स थी उन्हें हैक करने के बाद उस पर मैसेज छोड़ दिया कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो एकदम घटिया है। इसके साथ अब हम जानते हैं कि साइबर लॉ की ज़रूरत क्यों है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, तो कंप्यूटर जो फ्रॉड्स हैं, कंप्यूटर्स पे अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है, उसके लिए कहीं ना कहीं साइबर लॉ की ज़रूरत है। इस बात का आप अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि कल को आके कोई भी आपका कंप्यूटर आपकी मर्ज़ी के बिना चलाए और आपकी बहुत ज़रूरी डेटा और इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दे या फिर कॉपी कर दे, तो उसे रोकने के लिए साइबर लॉ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि आजकल जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से होने लगी है, तो अगर आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करे तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इससे बचने के लिए भी हमें साइबर लॉ की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का जो काम है वो ईमेल, सेल फ़ोन या एसएमएस के ज़रिए होता है, जिसके लिए भी साइबर लॉ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि आजकल जो पैसे का लेन देन है वो ऑनलाइन और इंटरनेट के ज़रिए होने लगा है। ऐसी कंडीशन में अगर आपकी कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस को चुरा लेता है तो वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। अगर साइबर लॉ नहीं है तो कोई भी व्यक्ति किसी के भी बैंक अकाउंट से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में छेड़खानी कर सकता है और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इन सारी चीज़ों के लिए साइबर लॉ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इससे आगे हम जानते हैं कि इंटरनेट को सिक्योर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, वेबसाइट्स को सेफ़ तरीके से चलाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भी आपकी वेबसाइट्स को हैक ना कर सके। तो सबसे पहले इसमें दिखाया है मलवेयर वेबसाइट्स विच आर रेस्ट्रिक्टेड। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जैसे ही आप उन्हें चलाते हैं गूगल या कहीं गूगल पे ओपन करते हैं तो वो दिखाता है कि द कंटेंट्स आर रेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब है कि वो साइट्स चलाना आपके लिए अनसेफ है। अगर आप चलाते हैं तो उससे वायरस आने की या कुछ भी ऐसी चीज़ें आने की संभावना ज़्यादा होती है जिससे कि आपके डेटा को चोरी किया जा सके, यानी कि हैकर्स के लिए बहुत आसान होता है। दूसरा है, हमेशा जब भी आप वेबसाइट्स चलाते हैं, कोई भी वेबसाइट्स चलाते हैं, तो सिक्योर वेबसाइट्स पे काम कीजिए। जैसे कि जो वेबसाइट्स नेम है यहाँ पे दिखाया गया है, जो भी सिक्योर वेबसाइट्स होगी ना वो HTTPS से शुरुआत होगी, और जो अनसिक्योर्स होती हैं नॉर्मली वो HTTP से स्टार्ट होती हैं। तो ज़्यादातर जो वेबसाइट्स हैं जिनके नाम के स्टार्टिंग में, डोमेन नेम के स्टार्टिंग में HTTPS लगा हुआ है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि वो वेबसाइट है सिक्योर है, उस पर वर्क करना सिक्योर है। कभी भी दोस्तों इसमें है नेवर क्लिक ऑन URL विच आर स्टार्टिंग विद नेम। कभी भी ऐसे URL लिंक्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए जो मोस्टली लिंक्स नाम से शुरुआत होते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। तो आपको हमेशा सेफेस्ट जो लिंक हैं जिनके नाम के पीछे edu.com .org वगैरह ऐसे वर्ड्स लगे हुए उन्हें यूज़ करना चाहिए। कई बार हैकर्स वगैरह ऐसे लिंक बना के भेजते हैं तो इनसे भी आपको बचना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर गेमिंग और डेटिंग वेबसाइट्स जो होती हैं, जो आपकी पर्सनल जानकारी को मांगते हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, उन्हें आप पहले पूरी तरह से चेक करें, उसके बाद ही उन साइट्स का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ही किसी भी साइट्स पे लॉगिन करके अपनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो आपको कोई भी वेबसाइट चलाने से पहले इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हमें जानना है कि हम बचें कैसे। दोस्तों, सबसे आसान तरीका है कि आप अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा तो किसी भी हैकर के लिए उसे हैक करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। नेक्स्ट है, कभी भी अपनी क्रेडिट और डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन किसी भी ऐसी वेबसाइट पे ना भेजें जो कि सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर है। अपने जो पासवर्ड्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम बदलते रहना चाहिए। एक नॉर्मल सर्वे के हिसाब से अगर आप अपना पासवर्ड हर 10 या 15 दिन में बदलते रहें तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इससे कोई भी हैकर आपके आईडी और पासवर्ड को आसानी से गैस नहीं कर पाएगा और ना ही उसे हैक कर पाएगा। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि काम के नहीं हैं और हमारे ज़रूरी सॉफ्टवेयर्स के साथ ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं, आपको टाइम टू टाइम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को चेक करना चाहिए और उन सॉफ्टवेयर्स को रिमूव करना चाहिए, ताकि हो सकता है कई बार वो वायरस, ट्रोजन्स या फिर अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को क्रैक्स कर सकते हैं, तो इनसे आपको बचना चाहिए। दोस्तों, आज की क्लास के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। तो आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे और इसी तरह की टॉपिक्स हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर टॉपिक सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो जो आपको लगातार मिलते रहें, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल हैकिंग इन हिंदी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और फिर मिलेंगे।